चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर का नाम है जंतुओं और पादप में परिवहन। ठीक है। सबसे पहले ये समझते हैं कि परिवहन क्या होता है, फिर ये समझेंगे कि ये जंतुओं और पादपों में कैसे कार्य करता है। ठीक है। परिवहन का सामान्य सा अर्थ है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, और ये पहुंचना किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी पदार्थ का हो सकता है। ठीक है। अब ये समझते हैं कि जंतुओं और पादपों में ये कैसे कार्य करता है। ठीक है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। ठीक है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में विभिन्न उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से वो बाहर निकाले जा सकें। जंतुओं और पादपों में ये कार्य करने के लिए एक तंत्र विकसित होता है। ठीक है। जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस तंत्र की खोज जो की थी मनुष्यों के लिए, उसने मनुष्यों में जो होता है उसके लिए विलियम हार्वे नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी परिसंचरण तंत्र की। एक विकिपीडिया का आर्टिकल है, ये पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। परिसंचरण तंत्र या वाहिका तंत्र, जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, अंगों का वह समुच्चय है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। इससे रोगों से शरीर की रक्षा होती है तथा शरीर का ताप एवं पीएच मान स्थिर बना रहता है। अमीनो अम्ल, विद्युत अपघट्य, गैसें, हार्मोन, रक्त कोशिकाएं तथा नाइट्रोजन के अपशिष्ट उत्पाद आदि परिसंचरण तंत्र द्वारा यातायात किए जाते हैं। केवल रक्त वितरण नेटवर्क को ही कुछ लोग वाहिका तंत्र मानते हैं, जबकि कुछ अन्य लोग लसिका तंत्र को भी इसमें से सम्मिलित करते हैं। ठीक है। मानव एवं अन्य कशेरुक प्राणी वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है। अर्थात मानव एवं अन्य कशेरुक प्राणियों के परिसंचरण तंत्र बंद परिसंचरण तंत्र हैं। इसका मतलब है कि रक्त कभी भी धमनियों, शिराओं एवं केशिकाओं के जाल से बाहर नहीं जाता। अकशेरुकों के परिसंचरण तंत्र खुले परिसंचरण तंत्र हैं। बहुत से तुच्छ जानवरों में परिसंचरण तंत्र होता ही नहीं, किंतु सभी प्राणियों का लसिका तंत्र एक खुला तंत्र होता है। ठीक है। परिसंचरण तंत्र में सबसे पहले हेडिंग पढ़ते हैं रक्त अर्थात ब्लड। ठीक है। रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों से प्रवाहित होता है या पाचित भोजन को क्षुद्रांश अर्थात छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। ठीक है। रक्त एक तरल से बना होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं स्थित होती हैं। ठीक है। रक्त जो है इसमें मुख्यतः दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है। जो पहला पदार्थ है उसे प्लाज्मा कहते हैं और दूसरा जो है रुधिराणु कहते हैं। ठीक है। रुधिराणु के अंतर्गत ये जो लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स, इन तीनों के बारे में पढ़ा जाता है। प्लाज्मा एक दूसरा जो पदार्थ है वो पदार्थ पाया जाता है। ठीक है। सबसे पहले इसमें लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। ठीक है। स्तनधारियों में लाल रक्त कण उभयअवतल होते हैं। ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं को आरबीसी भी बोलते हैं। ठीक है। इन कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। अपवाद के लिए ऊंट और लामा नामक दो स्तनधारी हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। और जो ये आरबीसी हैं इनका जो निर्माण होता है ये अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। जिसे बोन मैरो भी कहते हैं। ठीक है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी 12 एवं फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायता करते हैं। ओके। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 20 से 120 दिन तक होता है, और जो इनकी मृत्यु होती है वो यकृत और प्लीहा में होती है। ठीक है। इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी की कब्र भी कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है। जिसे हीम नामक रंजक होता है। इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है। ग्लोबिन एक लौह युक्त प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हीमैटिन कहलाता है। ठीक है।
अब रक्त में दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी बात करते हैं। दूसरी जो होती है उसे श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक, जिसे इंग्लिश में WBC भी कहते हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ओके। जो सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती हैं ये आकार और संरचना में अमीबा के समान होती हैं, ठीक है। इनमें केंद्रक होता है, ठीक है। आरबीसी का ध्यान रखिएगा कि उनमें केंद्रक नहीं होता है। अपवाद के लिए ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक होता है और बाकी किसी में नहीं होता है, ठीक है। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं ये इनमें केंद्रक होता है, ठीक है। और जो इनका निर्माण होता है ये भी अस्थि मज्जा में होता है, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी होता है इनका निर्माण, ठीक है। इनका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है तथा इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है, ठीक है। आरबीसी का ध्यान रखिएगा कि इनकी मृत्यु जो होती है वो यकृत और प्लीहा में होती है, ठीक है। और जो WBC है जो इनकी मृत्यु होती है वो रक्त में ही हो जाती है। WBC का जो प्रमुख कार्य होता है ये शरीर से रोगों को संक्रमण से बचाता है। WBC का सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं, ठीक है। अब समझते हैं जो तीसरी प्रकार की कणिकाएं होती हैं इन्हें ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं अर्थात पट्टिकाणु, ठीक है। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में भी पाई जाती है, ठीक है। इनमें केंद्रक नहीं होता है और इनका जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। इनका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है और इनकी जो मृत्यु होती है वो प्लीहा में होती है। जो रुधिर बिंबाणु हैं जिन्हें ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं इनका जो मुख्य कार्य होता है वो रक्त को थक्का बनाना होता है, ठीक है। इन्हीं की उपस्थिति के कारण जो हमारे शरीर में ब्लड होता है वो जम जाता है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा जब ये डेंगू नाम का बुखार होता है तो डेंगू नाम के बुखार के कारण जो शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होती है, ठीक है, इसकी कमी से मतलब हो जाता है। चलिए अब अगली हेडिंग पढ़ते हैं, रक्त वाहिनियाँ। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। आप जानते हैं कि अंतर श्वसन के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है, ठीक है। साथ ही रक्त कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है जहां से फेफड़े में भर जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। अब अगली हेडिंग देखते हैं, इसमें है धमनियाँ। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है अतः धमनियों की भित्तियाँ अर्थात अंदर की दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थ अर्थात लचीली होती है, ओके। वे रक्तवाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में लाती हैं वे शिराएं कहलाती हैं। धमनियों का ध्यान रखिएगा कि धमनियों में जो होता है वो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर तक ले जाते हैं, ठीक है। और जो शिराएं होती हैं ये रक्तवाहिनियाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर के सभी भागों से इकट्ठा करके हृदय तक ले जाती हैं, ठीक है। शिराओं की भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती हैं। शिराओं में ऐसे वॉल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं, ठीक है। अगली हेडिंग है हृदय। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है, ठीक है। हृदय को आप हार्ट अर्थात हृदय को आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो वजन होता है लगभग 300 ग्राम होता है और जो ये एक थैली से सुरक्षित होता है, ठीक है, जिसे पेरिकार्डियम या हृदयावरण कहते हैं, ठीक है। और साथ ही ये हृदय जो होता है शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है, ओके। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों अर्थात चैम्बरों का बना होता है। अगले भाग में एक दायां आलिंद होता है एवं बायां आलिंद होता है तथा हृदय के पिछले भाग में एक दायां निलय तथा एक बायां निलय होता है। आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। ये आप हृदय की ओरिजिनल फोटो देख रहे हैं, ठीक है। मानव का हृदय है, 64 साल के एक वृद्ध व्यक्ति का निकाला गया था, उनसे हटाया गया था, ठीक है। कुछ ऐसा होता है, देख लीजिए आप। एक पॉइंट आपके जानने के लिए है कि जो हृदय की धड़कन होती है उसको जो नापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं, ठीक है। डॉक्टरों के पास से नॉर्मली आपको दिख जाएगा, फिगर में भी आप देख सकते हैं कैसा होता है ये, ओके। हाँ, एक ये हेडिंग पढ़ते हैं, ठीक है।
रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी, नमक चिकित्सक थे, इन्होंने की थी। ये अंग्रेज थे। उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में से दोलन करता रहता है। इस मत के लिए विलियम हार्वे का उपहास किया गया। उन्हें परिसंचरी सर्कुलेटर कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया था ताकि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। ठीक है, ठीक है। अब अगली हेडिंग देखते हैं। हेडिंग का नाम है जंतुओं में उत्सर्जन। ठीक है, जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि मानव उत्सर्जन तंत्र क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है। ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र है वो वृक्क, त्वचा, यकृत और फेफड़ा, इन चारों को मिलाकर बनता है। ठीक है, सबसे सबसे पहले रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। यह किस प्रकार होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यह व्यवस्था वृक्क में उपस्थित वृक्क अर्थात गुर्दे जिसे किडनी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, यह व्यवस्था वृक्क गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक करके हटा दिए जाते हैं। वृक्कों में मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। मूत्र वाहिनियां नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र संचित होता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं, और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाला जाता है। वृक्क, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। कोई भी वयस्क अर्थात जवान व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर तक मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल होता है, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, जो किडनी होती है ये मनुष्य और स्तनधारियों में मुख्यतः एक जोड़ी होती है। ठीक है, और इसका वजन मनुष्य में लगभग 140 ग्राम होता है। इसके दो भाग होते हैं, बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं तथा भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क जो किडनी होती है यह लगभग 1 करोड़ 30 लाख वृक्क नलिकाओं से मिलकर बनी होती है, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन ही वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी सी प्यालीनुमा संरचना होती है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। ठीक है, कभी कभी किसी व्यक्ति की किडनी काम करना बंद कर देती है। ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति को अधिक दिनों तक जीवित रहने में दिक्कत होती है। तथापि यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो इससे जीवन काल में वृद्धि की संभावना है। ठीक है, इस प्रकार रक्त के छानन की विधि को डायलिसिस कहते हैं। ओके, जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्ध घन सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं, जो मुख्यतः सफेद रंग का एक यौगिक होता है जिसे यूरिक अम्ल भी कहते हैं। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया एक प्रमुख होती है। ठीक है, ठीक है। अब समझते हैं कि पादपों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। ओके, पौधों अर्थात पादप अपनी जड़ों जिसे मूल कहते हैं द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। अगर आपने मेरी 10वीं चैप्टर की वीडियो देखी होगी तो आप समझ सकते हैं कि सभी जीवों को भोजन उनके लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है तथा जीवों की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ठीक है,
ये चलने में कभी कभी दिक्कत करता है, ठीक है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधियों को संपादित करने में करती हैं। अतः यह आवश्यक है कि जीवों की प्रत्येक कोशिका का भोजन उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि जल और खनिजों का पौधों में कैसे परिवहन होता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचते हैं। पादप मूलों अर्थात जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों में मूल रोम होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल की सतह का क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं, ठीक है। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो संवहन ऊतक बनाती हैं। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम कहते हैं, ठीक है। जाइलम चैनलों अर्थात नलियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है और इस प्रकार बना पूरा तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाने के लिए जो ले जाया जाता है, यह जो कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम कहते हैं, ठीक है। आप समझिए कि जल को विभिन्न भागों तक ले जाने के लिए जाइलम का यूज़ होता है और जो भोजन बनता है पत्तियों में उसको विभिन्न भागों तक ले जाने के लिए फ्लोएम का उपयोग होता है, ठीक है। इसके माध्यम से विभिन्न भागों तक भोजन पहुंचता है पादपों में। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, ठीक है। अब इस पूरे चैप्टर में जो भी पढ़ा है वो एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। अधिकांश जंतुओं में शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है। यह शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियाँ होती हैं। मानव शरीर में रक्त धमनियाँ और शिराओं में प्रवाहित होता है तथा हृदय पंप की तरह कार्य करता है, ठीक है। रक्त में प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और पट्टिकाणु अर्थात प्लेटलेट्स होते हैं। रक्त का लाल रंग लाल वर्णक युक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार धड़कता है। इसे हृदय स्पंदन दर कहते हैं और इसे स्टेथोस्कोप से नापते हैं, ठीक है। धमनियां हृदय से शरीर के अन्य सभी भागों में रक्त को ले जाती हैं तथा शिराएं शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती हैं, ठीक है। शरीर में से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र 2 वृक्क अर्थात गुर्दे, 2 मूत्रवाहिनियां और 1 मूत्राशय और 1 मूत्रमार्ग का होता है। लवण और यूरिया जल के साथ स्वेद अर्थात पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती है जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, कीट और छिपकली अर्धघन अर्थात सेमी सॉलिड रूप से यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। पादप मूलों द्वारा अर्थात जड़ों द्वारा जल और पोषक तत्वों को मृदा से अवशोषित करता है, ठीक है। पूरे पादप में जल के साथ पोषक तत्व जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाए जाते हैं। पादप के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक संवहन ऊतक के द्वारा किया जाता है। वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है जिसके कारण मूलों अर्थात जड़ों द्वारा मृदा में से जल अविकर्षित अर्थात खींचा जाता है तथा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, ओके। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। और अगले चैप्टर में देखते हैं क्या क्या है, ओके।